अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी। जी बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर। पहले के जैसे आप जानते हैं कि हमने 9th क्लास की और 10th क्लास की सारी एक्सरसाइज को सॉल्व किया है। हमने ब्लैंक्स की हैं, हमने एमसीक्यूज किए हैं, हमने ट्रू फॉल्स किए हैं। आज हम एक्सरसाइज के ही शॉर्ट क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। तो आइए हम अपनी एक्सरसाइज को जो है क्वेश्चन आंसर को स्टडी करते हैं। आपके सामने नजर आ रहा है जी बाब नंबर 2 हमारी जिंदगी और कीमिया से क्वेश्चन आंसर, जबकि बाब नंबर 1 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं थे, इसलिए हमने उसको नहीं किया। तो स्टार्ट करते हैं हमारी जिंदगी और कीमिया से। मुख्तसर जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 3 है जी बुक में से, एलोट्रोपी किसे कहते हैं? एलोट्रोपी एलोट्रोपी क्या होती है? जब जब कोई एलिमेंट एक से ज़्यादा मुख्तलिफ तबई हालतों में पाया जाए तो ये अमल एलोट्रोपी कहलाता है, जबकि इसकी मुख्तलिफ हालतों को एलोट्रोपिक फॉर्म्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर कार्बन की 3 मुख्तलिफ हालतें हैं, हीरा, ग्रेफाइट और बेकीबॉल्स हैं। ये है जी एलोट्रोपी की डेफिनेशन और उसका आंसर क्वेश्चन का। अब देखिए आप कि जो एलोट्रोपी है वो क्या है कि जी एलिमेंट एक से ज़्यादा मुख्तलिफ तबई हालतों में पाया जाता है, यानी उसकी जो फिजिकल कंडीशन होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, जबकि उसकी केमिकल कंपोजिशन जो होती है वो सेम होती है। या सेम होती है मीन्स कि उनके अंदर जो मेजर जो है वो एडिशन केमिकल की वो एक ही होती है। कार्बन जो है वो हीरा भी है, ग्रेफाइट भी और बिकी बॉल्स, ये तीनों की कंसिस्टेंसी में कार्बन ऐड है, जबकि इनकी ज़ाहिरी शक्लों के लिहाज से देखें तो इनकी डिफरेंट शक्लें हो जाती हैं। तो ये है इस एलोट्रोपी की आंसर की डेफिनेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इन 3 एलिमेंट्स के नाम बताएं जो इंसानी जिस्म में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो दजर एलिमेंट इंसानी जिस्म में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन को हम सी से डिनोटेड करते हैं, हाइड्रोजन को H से और ऑक्सीजन को O से। तो ये 3 एलिमेंट है जिनके ऊपर पूरा इंसानी ढांचा जो है वो खड़ा है। ये 3 एलिमेंट्स हैं जिनसे जी पूरी बॉडी बनती है। तमाम तरह जो है इंसानी जिस्म जो है उसका बेसिक जो है वो ये बेसिक चीज़ें हैं उसके अंदर, जो कि तमाम तर चीज़ों को जो है ओरिजिनेट करती हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन्हीं से मिलकर और इन्हीं के कंपाउंड से जो है बाकी जो है वो स्ट्रक्चर्स डेवलप हुए हैं। ये है हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया। आइए चलते हैं अपने थर्ड चैप्टर की तरफ। जी थर्ड चैप्टर है हमारा बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, मुख्तसर जवाब तहरीर करें। फर्स्ट वन इज ब्लड में पाए जाने वाले खुलियों की 3 बड़ी इकसाम के नाम लिखे। अब ब्लड के खुलिये जिन्हें हम सेल्स भी कहते हैं वो 3 तरह के होते हैं। रेड ब्लड सेल्स जिसे खून के सुरख खुलिये कहते हैं, वाइट ब्लड सेल खून के सफ़ेद खुलिये होते हैं, और ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है जी, खून के सुरख खुलिया वो पता क्या काम करते हैं, ये खून के जो अंदर ऑक्सीजन की तरसील है, ये ऑक्सीजन को मूवमेंट है उसको यकीनी बनाते हैं, जबकि वाइट ब्लड सेल जो है हमारी बॉडी का मदाफती निज़ाम बनाते हैं, यानी कि मदाफत पैदा करते हैं बीमारियों के खिलाफ लड़ने की ताकत को। और ब्लड प्लेटलेट्स जो है ये खून के इंजमात के लिए ज़रूरी है, खून को जमने के लिए ज़रूरी है। अगर प्लेटलेट्स की कमी हो जाए तो खून जो है वो बहुत ज़्यादा थिन हो जाएगा, यानी कि जमा भी क्लोट भी नहीं कर सकेगा। कोई भी जख्म आपको आए, कोई वॉन्ड आए तो वो उसके है वो कवरिंग नहीं चढ़ सकेगी, वो इसी तरह खून जो है वो बहता रहेगा। तो ये खून की 3 खुलियाँ जो कि हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, मेजर टाइप्स के। सेकंड क्वेश्चन इज, इंसानी जिस्म में फैट्स किन टिश्यूज में ज़खीरा होती है? तो इंसानी जिस्म में फैट्स एडिपोज टिश्यू में ज़खीरा होती है। एडिपोज टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज की एक इकसाम है जिसके अंदर हम लोग फैट्स को जो है वो डिजोल्व कर सकते हैं। फैट जो है वहाँ जाके ज़खीरा होता है और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो जो है वो चर्बी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जानदार से क्या मुराद है? ट्रांसजेनिक जानदार ऐसे जानदार जो बैरूनी जीन को वसूल करते हैं या कबूल करते हैं, ट्रांसजेनिक जानदार कहलाते हैं। इनके जरिए से इंसान खास फायदे हासिल कर रहा है। तो ये ट्रांसजेनिक जानदार की डेफिनेशन, अब इसको समझते हैं हम कैसे, कि ऐसे जानदार जो बैरूनी जीन को वसूल करते हैं। देखिए कि आज हमने जो है वो मुख्तलिफ इकसाम के जानदार पैदा कर लिए हैं, परिंदों की इकसाम पैदा कर ली हैं। तो ये किस तरह से मुमकिन हो सका है? ये इस तरह से मुमकिन हो सका है कि जब हमें कोई चीज़ चाहिए होती है, यानी कि ऐसी चीज़ होती है जो कि बड़ी मिसाल के तौर पर देख लें कि हमें ऐसी देती है और वो अंडे ज़्यादा दे। अब ऐसे कैसे हो सकता है कि वो मुर्गी अंडे ज़्यादा दे? हम ऐसी मुर्गी की जीन्स जो है वो निकाल के दूसरी मुर्गी के अंदर जो है वो टिश्यूज़ के अंदर डाल देंगे, सेल्स को, कि जो है वो उसको उसके जो सारी क्वालिटीज़ हैं, वो प्रॉपर्टीज़ वो उसके अंदर शो होना शुरू हो जाएंगी। तो इसी तरह हम एक बहुत इकसाम की गायें जो है वो गोश्त और दूध के लिए हम लोगों ने इस तरह की बनाई हैं। तो ये जो है ट्रांसजेनिक जानवर वो होते हैं जिनको इंसान जो है वो इस तरह से उसकी जो जीन है वो दूसरे जानवर के अंदर डाल के उसको अपनी मर्जी के मुताबिक अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। फोर्थ क्वेश्चन इज, कैटलिस्ट से क्या मुराद है? तो कैटलिस्ट क्या है जी? ऐसे कंपाउंड जो किमियाई तौर पर बगैर कीमियाई तौर पर बदले बगैर केमिकल रिएक्शन को तब्दील कर दें या इसकी रफ्तार में इजाफा कर दें, कैटलिस्ट कहलाते हैं। इंसानी जिस्म में एंजाइम्स
कैटलिस्ट के तौर पर काम करते हैं। अब ऐसे कंपाउंड जो केमियाई तौर पर बदले बगैर केमिकल रिएक्शन तब्दील कर दें, आपने देखा होगा कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो कोई ना कोई पीछे चीज़ इन्वॉल्व होती है जो उसके जो एंजाइम्स हो सकते हैं, बायोलॉजिकल लैंग्वेज में उसको एंजाइम्स कहते हैं, वो जो है वो कैटलिस्ट के तौर पर काम कर रही होती है। और हर जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन से बना होता है। ये क्या करते हैं जी, ये किसी भी रिएक्शन को कुछ भी हो रहा हो उसकी जो है रफ्तार को स्पीड अप कर देते हैं, तेज़ कर देते हैं बगैर खुद को चेंज हुए हुए, यानी खुद वो वैसे ही रहते हैं, उनकी मौजूदगी की वजह से रिएक्शन तेज़ हो जाता है। ठीक है, उसकी इसे हम कहते हैं कैटलिस्ट। ये तो हमारे थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जो है वो कंप्लीट हो गए। आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। जी, तो हमारा चैप्टर नंबर 4 है इंसानी सेहत। इसे क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन नंबर 4 है, मुख्तलिफ जवाब दें। पहला क्वेश्चन है जी, ग़िज़ा के बुनियादी अज्जा कौन कौन से हैं? ग़िज़ा के अहम अज्जा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, विटामिन, मिनरल सॉल्ट्स और पानी हैं। अब इसको समझते हैं हम कि ग़िज़ा के अज़ा जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि हमें चावलों आटे से जो है वो हासिल होते हैं, जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। प्रोटीन्स गोश्त और दूध वगैरह से हासिल होती है। लिपिड्स जो है हम फैट्स और ऑयली चीज़ें खाएं तो उनसे हमें फैट्स मिलता है। वाइटामिन जो है कुछ हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, बाकी जो है वो फ्रूट्स वगैरह से मिल जाते हैं, वेजिटेबल से मिल जाते हैं जो कि ट्रेस क्वान्टिटी में होते हैं। मिनरल सॉल्ट्स हैं जिनके एडिशन जो है वो ज़रूरी है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम। तो ये सारे जो सॉल्ट हैं ये खाने के अंदर होते हैं, मौजूद प्रेजेंट होते हैं वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स के अंदर, जो हमें हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। और पानी ऑफ कोर्स तमाम अज़ा को हल करने के लिए, का बैलेंस बरकरार रखने के लिए, बॉडी को मुतवाज़न रखने के लिए पानी जो है नहायत अहम है, इसलिए पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। और गर्मियों में गर्मी पड़ी है तो इसके अंदर पानी का इस्तेमाल आपको बहुत ज़्यादा करना चाहिए ताकि हीट और इस तरह के तमाम चीज़ों से वो बचा जा सके। और पानी ही वो वाहिद चीज़ है जिसकी वजह से अगर आप वो खालिस और साफ़ पानी पिए ताकि वो बीमारियों से आप मुकम्मल दूर रह सकें। पानी जो दूसरा पियेंगे आप, उनसे भी बीमारियाँ पैदा होने का खतरा होता है बहुत ज़्यादा, तो पानी को हमेशा बॉयल करके इस्तेमाल करना चाहिए। तो खुराक के बुनियादी अज्जा के साथ साथ आपको पानी का भी पता चल गया कि पानी कैसे पीना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, विटामिन बी का जिस्म में क्या किरदार है? विटामिन बी हाजमे और नर्वस सिस्टम के लिए ज़रूरी है। ये हीमोग्लोबिन बनाने में मददगार है। इसी कमी से ख़ुसूसन बच्चों में नशोनुमा जो है वो मुतासिर हो सकती है। सॉरी, विटामिन बी हाजमे और नर्वस सिस्टम के लिए ज़रूरी है। जी, हाजमे को हम लोग जो चीज़ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, अगर हम लोग माइन्यूट क्वांटिटी में कोई चीज़ खाते हैं, थोड़ी क्वांटिटी में चीज़ खाते हैं, तो वो हमें जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है, जो कि ऐसे केमिकल से बनी होती है जो कि इतने हार्श नहीं होते, जैसे मिर्च मसाले वाली चीज़ें नहीं होती, सिंपल उबली हुई चीज़ें। अब जो ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें होंगी, ज़ाहिर है उसको हज़म करने के लिए हमें हमारे स्टमक को उतना ही ज़्यादा जो है वो काम करना पड़ेगा। तो जो विटामिन बी अगर हमारी बॉडी में सही तरह से ले रहे हैं, हम बन रहा है, तो वो हमारे हाजमे को जो है वो दुरुस्त रखेगा। इसके अलावा हमारे नर्वस सिस्टम को, दिमाग और उससे रिलेटेड चीज़ों को, उसको भी जो है वो ठीक रखेगा। हीमोग्लोबिन जो है वो बनाने में मददगार होता है। हीमोग्लोबिन आपको पता है कि खून जो है वो खून के अंदर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। तो ये जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है हीमोग्लोबिन, यही जो है वो खून की, तो अगर ये बनेगा तो जाहिर बात है हमारी बॉडी का जो है वो खून ज़्यादा बनेगा और वो सही तरह से फ्लो करेगा। जाहिर बात है अगर इस तरह की कंडीशन ना बन रही हो तो बच्चों के अंदर जो है वो इसकी कमी हो सकती है, बच्चों का जो है वो ग्रोथ रुक सकती है, उनकी नशोनुमा रुक सकती है, यानी उनके ऑर्गन्स जो है वो डेवलप नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे सही लेवल में जो है वो ब्लड ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकेगा। थर्ड क्वेश्चन इज, इंसानी जिस्म में आयरन का किरदार लिखें। तो आयरन हीमोग्लोबिन का हिस्सा है जो ऑक्सीजन में एक हिस्से से जिस्म में एक हिस्से से दूसरे हिस्से में लेके जाती है। आयरन की कमी से खून की बीमारी एनीमिया हो जाती है। अब देखिए, आयरन जो है ये भी हीमोग्लोबिन का हिस्सा है। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में बात करते हैं हीमोग्लोबिन की, वो ऑक्सीजन को लेके जाती है, तो आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन का हिस्सा है। ये भी क्या करता है, ऑक्सीजन की जिस्म में एक हिस्से से दूसरे तक पहुंचने में मदद करता है। आयरन की कमी से खून की बीमारी एनीमिया हो जाती है। जाहिर है जो खून को फ्लो होगा तो वो खून जो है वो फ्लो क्लोट नहीं करेगा, वो खून रुकेगा नहीं, तो इस कंडीशन को हम जो एनीमिया कहते हैं। ये बेसिकली जेनेटिकल डिजीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस, कुत्ते या बिल्ली के काटने से कौन सी बीमारी होने का खदशा है? जी, कुत्ते या बिल्ली के काटने से रेबीज और टेटनस जैसी बीमारियां होने का खतरा है। रेबीज और टेटनस जो है वो क्या है? टैट चुके हैं या सुन चुके हैं, या जो भी होता है कि एक्सीडेंट वगैरह में भी टेटनस का इंजेक्शन लगाया जाता है। अब जानवरों के काटने से भी टेटनस का होने का खतरा होता है, यानी कि आपको बॉडी के ऑर्गन जो है मफलूज हो जाते हैं, वर्किंग छोड़ देते हैं, तो उससे बचाव के लिए जो है टेटनस का इंजेक्शन लगाया जाता है। रेबीज जो है वो खासतौर पर कुत्ते जानवरों के बाइटिंग से होती है। ठीक है, इसको भी इंजेक्शन से रिकवर किया जा सकता है। इंजेक्शन लगते हैं कुत्ते या बिल्ली काटने से, पर जो है वो बड़ी हद तक इनमें जो है वो रिकवर किया जा सकता है, इसलिए ज़रा उनसे बच के रहे। इंसानों का इंसुलिन का जिस्म में क्या किरदार है? सॉरी, इंसुलिन जो है
वो जिस करता है। आपको पता है कि बॉडी में अगर ग्लूकोज जो है वो एक खास लेवल से बढ़ जाए तो हमें डायबिटीज़ होने का खतरा होता है, जिसे शुगर कहते हैं। तो इंसुलिन जो होता है वो ऐसा है हमारी बॉडी के अंदर जो कि ग्लूकोज की मिकदार को जो है कंट्रोल में रखता है। ये था हमारा जी 4 चैप्टर। आइए अब हम अपनी चैप्टर नंबर 5 को कवर करते हैं। जी हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, बीमारियां, वजूहात और बचाव। मुख्तसर जवाब दें। फर्स्ट क्वेश्चन है, खसरे का टीका बच्चे को किस उम्र में लगता है और क्यों? जब बच्चे की उम्र 9 माह हो जाए तो उसको हमेशा खसरे से बचाव के लिए हिफाजती टीका लगवाएं। बच्चा जब 9 माह का हो जाता है तो जैसे जैसे वो बच्चा ग्रो कर रहा होता है उसके इर्द गिर्द एटमॉस्फेयर से वो जो है वो बहुत सारी चीज़ें वो ले रहा होता है, वो सीख रहा होता है, वो उसकी टेम्परेचर पे इफेक्ट कर रही होती है, उसकी बॉडी पे इफेक्ट कर रही होती है। इसीलिए एहतियाती तौर पर 9 माह की उम्र में बच्चों को हिफाजती टीका खसरे से बचाव का लगा ले, ताकि बच्चे को जो है वो खसरे की शिकायत ना हो। सेकंड क्वेश्चन इज, एड्स बीमारी के वायरस का नाम है। एड्स के वायरस का नाम HIV है। ठीक है, HIV जो है वो एड्स के वायरस का नाम है। जो HAV है वो एड्स का जो है वो वायरस एड्स की एक टाइप है। तो HIV जो है एड्स के वायरस का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, DPT का इंजेक्शन की बीमारियों के खिलाफ मुदाफत पैदा करता है। तो DPT का डिप्थेरिया, टेटनस, व्होपिंग कफ के खिलाफ मुदाफत पैदा करता है। अगर आप DPT का इंजेक्शन लगवा ले तो आपको डिप्थेरिया नहीं होगा, काली खांसी नहीं होगी, टेटनस नहीं होगा, व्होपिंग कफ यानी काली खांसी नहीं होगी। ठीक है, तो ये बीमारियां जो है वो DPT के टीके से दूर की जा सकती हैं। फोर्थ वन इज, मलेरिया किस तरह फैलता है? मलेरिया का मर्ज मादा एनोफिलस मच्छर के काटने से इंसान में फैलता है। तो मलेरिया जो है मादा एनोफिलिस मच्छर, जो एनोफिलिस जो है वो एक मच्छर का टाइप है, नाम है उसका। तो अगर मादा एनोफिलिस यानी फीमेल जो एनोफिलिस है वो मच्छर जो है इंसान को काटे तो उससे बॉडी में मलेरिया फैलने का खतरा होता है। बीमारियां फैलाने के खिलाफ मुख्तलिफ ज़राए कौन से हैं? जी बीमारियां हवा से फैलती हैं, टच से फैलती हैं, फीसिस से फैलती हैं, जानवरों से फैलती हैं, जख्मों की खारिश करने से, और जो है पानी से फैलती हैं। अब आपके सारे ज़राए जो हैं वो किस तरह से जी हवा में बीमारी किस तरह फैलती है कि जो बंदा खांसता है, अगर किसी को खांसी आ रही है वो खांसेगा तो हवा में जरासीम जो है मुअल्लक हो जाएंगे। दूसरा बंदा जब उस फिजा में सांस लेगा, उसके पास बैठा है, वो जाहिर है वो सांस ले रहा है, तो वो सांस लेगा तो जो है वो हवा के थ्रू जो है इसमें बीमारी मुंतकिल हो जाएगी। टच के जरिए, यानी अगर कोई बंदा जो है वो किसी को प्रॉब्लम है, फ्लू का कतरे, खांसी के कतरे जो है उसके हाथ पे गिर जाते हैं, तो वो अगर किसी चीज़ को टच करता है और उसी से कोई हेल्थी इंसान अगर उसको टच कर लेता है तो ऑटोमेटिकली वो जरासीम जो है वो उसके हाथ के जरिए उसके मुंह में पहुंच जाएंगे। तो ये जो है बीमारी जो है वो टच से भी फैल सकती है। फेसिस से यानी कि फुजला जात से, पेशाब वगैरह, पखाना वगैरह अगर कहीं हो तो अगर उस पर मक्खियाँ वगैरह बैठ रही हैं, वो मक्खियाँ उड़ के घर के अंदर आके खाने के ऊपर बैठ रही हैं या आप तो ऑटोमेटिकली वो जर्म्स जो है वो इसी तरह से फैलने का बायस बन जाते हैं। जानवरों के जरिए फैलते हैं जी, जानवरों की बैग्स पे लग जाते हैं, पाँव में लग जाते हैं, आपने पेट्स वगैरह रखे होते हैं या ना रखे हों, फिर भी आप किसी जानवर को टच करें तो इस तरह उनके एक जगह से दूसरी जगह उनके जरिए पहुंच जाती है। जख्मों की खारिश सबसे बेसिक चीज़ है कि अगर आपको इवन की कोई पिंपल भी है तो अगर उसको रब करते हैं तो उसको आपको इचिंग होना शुरू हो जाती है। इचिंग करते हैं, इचिंग करने से वो आपके नाखूनों के अंदर वो जम्स चले जाते हैं, फिर जब आप दूसरी जगह टच करते हैं वो वहाँ दूसरी जगह पे पिंपल निकल आता है। तो ये कॉमन एग्जाम्पल है कि मतलब आपकी खारिश करने से जो है वो भी बीमारियाँ फैलती हैं। कोई और किसी तरह की इन्फेक्टेड चीज़ हो, ब्लड क्लोट हो, वो आपकी बॉडी में लग जाएगी, जख्म आपका नंगा है या छीला हुआ है उसके ऊपर आकर गिर जाए तो इस तरह आपको बहुत सी खून की बीमारियाँ भी लग सकती हैं। तो और पानी से तो ऑफकोर्स पानी इज़ अ मेजर थिंग जो हर इंसान, हर जानवर जो है वो यूज़ करता है। तो पानी से जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बीमारियाँ फैलने का खतरा होता है। गंदे पानी में आपको पता है फुजाजात, धुएँ और इस तरह की सारी चीज़ें, केमिकल्स जो है फैक्ट्रीज़ के, वो सारे जो है उसके अंदर होते हैं। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये मिलके जो है वो एटमॉस्फेयर को जो ख़राब कर ही रही हैं। इसके अलावा जो इंसान पानी पी रहा है उसके जाके सारे पानी के सिस्टम के अंदर जो वो पानी मिक्स हो रहा है तो वो पानी के थ्रू जो है वो इंसानों को जो है वो हार्म पहुँचा रही हैं, जानवरों को हार्म पहुँचा रही हैं। तो ये मुख्तलिफ ज़राए हैं जिनसे जो है वो बीमारियाँ फैल रही हैं। आगे है जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, स्टेरिलाइजेशन से क्या मुराद है? स्टेरिलाइज आपने बड़ी लग जाते हैं, स्टेरिलाइजेशन, घरों में खाने की चीज़ें आ रही हैं उनके पैकेट्स पे लिखा होता है स्टेरिलाइज प्रोडक्ट। तो मतलब ये स्टेरिलाइजेशन जो है वो हम पढ़ते हैं, हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, तो आइए देखते हैं स्टेरिलाइजेशन क्या है। खुर्दनी अशिया, अब खुर्दनी अशिया क्या होती हैं? खुर्दनी अशिया वो तमाम अशिया हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं खाने पीने के लिए, वो खारिज चीज़ें जो है वो अशिया खुर्दनी अशिया कहलाएंगी। खुर्दनी अशिया में जरासीमों से पाक करने के लिए दूध, फलों का रस और दूसरी खाने की अशिया को 1 या 2 सेकंड तक 148.9 डिग्री टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है। इस तरीके को स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। टेम्परेचर को आपको ठीक याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पेपर में आपने ये ख़राब लिख दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा।
तो जी क्या है जी, दूध वगैरह को खासतौर पे दूध के लिए जो है हम लोग स्टेरिलाइजेशन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। टेट्रा पैक जो है प्रोडक्ट जो है उसको यूज़ करते हैं ताकि वो जो स्टेरिलाइज प्रोडक्ट और हमें खाली चीज़ मिले, यानी कि वो जरासीमों से पाक हो। तो जरासीमों से पाक करने के लिए हम खास टेम्परेचर के अंदर, ये जो 148.9 डिग्री है, इसके अंदर हम 1 या 2 सेकंड तक जो है वो चीज़ों को गर्म करते हैं। उसके बाद इन्हें स्टोर किया जाता है पैकेजिंग में, जिसकी वजह से ये जो है वो जरासीमों से पाक हो जाती हैं। ये टेट्रा पैक हो सकती हैं, हम लोग जूसेस वगैरह यूज़ करते हैं पैकेट्स वाले, वो जो पैकिंग की होती है वो टेट्रा पैक होते हैं। ये ना जो हम गर्म कर रहे हैं इतनी देर तक, वही स्टेरिलाइजेशन कहलाता है। मेडिकल में या हॉस्पिटल्स वगैरह में जो टूल्स होते हैं ऑपरेशन वगैरह के लिए, उनको भी स्टेरिलाइज किया जाता है। खास टेम्परेचर के अंदर उनको भी साफ़ किया जाता है, जो कि स्टेरिलाइजेशन कहलाता है। तो ये था जी हमारा चैप्टर नंबर 5। आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 6 की तरफ। जी तो 9th क्लास का हमारा लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, माहौल और कुदरती वसाइल। आइए से क्वेश्चन आंसर को पढ़ते हैं। तारीफ़ करें जी आलूदगी की। आलूदगी की तारीफ़ तो हम कर ही नहीं सकते जी, आलूदगी की तो हमेशा जो है वो बुराई होती है कि ये आलूदगी जो है वो बुरी चीज़ है, जबकि यहाँ पे हमें बुक के अंदर क्वेश्चन मिला है आलूदगी की तारीफ़ करें। तो आइए हम आलूदगी की तारीफ़ करते हैं, क्योंकि तारीफ़ करने का मतलब सिर्फ उसकी क्वालिटीज़ बयान करना नहीं होता, उसके करेक्टर्स बयान करना होता है। कि क्वालिटीज़ नहीं, उसका करेक्टर, उसकी जो खसूसियात है वो बयान करें कि हम किन चीज़ों को आलूदा चीज़ें कहते हैं, ये कौन सी चीज़ें जो है वो आलूदगी कहलाती हैं। आलूदगी की मुराद है जी हवा, ज़मीन और पानी की खसूसियात में ऐसी नाखुशगवार तब्दीली जिससे इंसान और दूसरे जानदारों की ज़िंदगी पर बुरे असरात मुरतब होते हैं। अब ये क्या हैं जी सारी चीज़ें? हवा, ज़मीन और पानी की खसूसियात में नाखुशगवार तब्दीली। देखें, हवा के अंदर, हवा जो है जिसमें हम सांस ले रहे हैं, इसके अंदर तमाम प्लांट्स वगैरह जो हैं वो अगर कम क्वांटिटी में लगी हो तो गैस से, गाड़ियों वगैरह का सारा धुआं, ये वो सारा कुछ हवा में जाएगा। हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड की मिकदार बढ़ेगी, सॉरी। तो वो जो है हवा को पोल्यूटन करेंगे। ज़मीन के अंदर जो है वो कचरा फैला जाएगा। ज़मीन के अंदर जो, ज़मीन के ऊपर जो है वो फीसेस होंगे, ज़मीन के ऊपर यानी कि सफाई का कोई ख़ास अमल नहीं होगा, तो ज़मीन की आलूदगी का बायस बनेंगे। पानी की खसूसियत, पानी के अंदर अगर तमाम तरह इस तरह की जो मिलावटी चीज़ें हैं वो ऐड हो रही हैं, या जो है वो बेकार चीज़ें ऐड हो रही हैं जो इस्तेमाल में नहीं हैं, तो वो पानी की खसूसियात जो है उनको ख़राब कर देंगी। तो ऐसी तब्दीली जो कि इंसान के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, वो तमाम चीज़ें जो है वो आलूदगी के अंदर आएंगी। नेक्स्ट है जी प्लूटेंट्स। तो वो तमाम फासद और फालतू मादे जो कि माहौल को आलूदा करते हैं, प्लूटेंट्स कहलाते हैं। मतलब गले सड़े मादे और फालतू मादे जिनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, जो माहौल को आलूदा कर रहे हैं, वो कहलाते हैं जी प्लूटेंट्स कहलाते हैं, जो कि बीमारियां फैलाते हैं और आलूदगी का बायस बनते हैं। जैसे कारखानों से निकलने वाला धुआं हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, फ्रिज और एसी के इस्तेमाल से जो गैसेस निकल रही हैं, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो हो गए, कचरा हो गया ज़मीन पर पड़ा हुआ, इस तरह जो है इस तरह की तमाम चीज़ें, धुआं मेजर जो है वो जो फिज़ा में जा रहा है हर वक्त, गाड़ियों से स्मोक जो बन रहा है, आपको पता है वो थ्रू आउट जो है वो हवा को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो ऐसी चीज़ें जो गंदा करती हैं हवा, ज़मीन और पानी को, वो पोल्यूटेंट्स हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास रिसाइकलिंग। इस्तेमाल शुदा अशिया से नई कारामद अशिया बनाना रिसाइकलिंग कहलाता है। साइकिलिंग, आपको पता है साइकिल जो है वो, उसका पहिया अगर देखें तो वो ऐसा गोल होता है, यानी वो रोटेट कर रहा होता है गोल गोल फॉर्म में। तो आप यहीं से रिसाइकिल का अंदाजा लगा, रिसाइकिल करेंगे, हम ये रिसाइकिल को हम दोबारा चला रहे हैं। कोई भी चीज़ जो बन के हमारे पास आ रही है, वो वापस जाके हम उसको ब्रेक कर देते हैं, तो वो दोबारा से अपनी उसको हम किसी फॉर्म में ला के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसी बेकार अशिया जो हमारे काम की नहीं है, जो फालतू हैं, उनको हम जो है वो करके, जी हाँ, नई कारामद अशिया बना लेना, उनको रिसाइकिल कर लेना, तो वो सारी जो है वो नई अशिया बन जाती हैं। जैसे पेपर है, अगर आपने पेपर के ऊपर कुछ लिखा है, वो पेपर को जो है दोबारा हम रिसाइकिल करेंगे तो हमारे पास एक वापस ब्लैक पेपर आ जाएगा। हैं जी, बहुत सारे प्रोसीजर इन्वाइट हो सके हैं जो कि आप रिसाइकलिंग को है वो तरजीह दे रहे हैं आजकल, कि रिसाइकलिंग जो है वो करनी चाहिए। बॉटल्स वगैरह, ये वो जो गंद है, जो इस तरह जो है वो हमारे पास जो कचरा वगैरह है, जो गार्बेज है, वो सारा जो है उनकी मिकदार कम होगी। और जिस तरह जितने ज़्यादा हम लोग इनके क्लोज होंगे रिसाइकलिंग वगैरह जैसे प्रोसेस के, उतनी जो है हम हेल्दी लाइफ की तरफ जाएंगे, ना कि हम जो है वो आलूदगी में जाएँ और प्लूटेंट्स वगैरह जो हैं वो हम पे हार्म पहुँचाएँ। तो ये रिसाइकलिंग का प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। एंडेंजर्ड स्पीशीज़, यानी कि इन डेंजर्ड यानी डेंजर के अंदर। अब ऐसी स्पीशीज़ जिनको डेंजर में होने का खतरा है, यानी जो खतरे में होना जो है, जो ख़त्म होने के खतरे से दो चार है, वो इंडेंजर स्पीशीज़ कहलाती हैं। आप नाम से ही पढ़ के ना स्टेटमेंट्स जो है वो उसका अंदाज़ा लगा के उसका करेक्ट आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसे जानदार पौधे और जानवर जो मदूम होने के खतरे से दो चार हों, इनको इंडेंजर स्पीशीज़ कहते हैं। मदूम होने यानी ख़त्म होने के खतरे से दो चार हों। डेंजर में होना, अगर आप ज़ाहिर है किसी ऐसे माहौल में बंद हैं या घुटन वाले एरिया में हैं, तो आप कहेंगे हम डेंजर में, हम ख़तरे में हैं, हमें यहाँ से बाहर निकालो। तो ऐसे ही जानवर जानदार जो हैं वो, जिनको मादूम होने का खतरा लाक हो, जो कि मरने के करीब हों, और उनकी कुछ स्पीशीज़ जो है हम बचा लें,
तो वो हम उनको कहेंगे, उनको रिकमेंड कर सकते हैं जो है ये इंडेंजर है, यानी इनकी जो स्पीशीज़ है वो इंडेंजर है। जैसे आप जू में चला जाएं तो जू में भी आपको बहुत सारे एनिमल ऐसे मिलेंगे जो कि जिनकी स्पीशीज़ को ख़त्म होने का खतरा लाक है, तो हम उन्हें कहेंगे कि वो इंडेंजर्ड है। तो ऐसी स्पीशीज़ को जो कि ख़त्म होने के खतरे से दो चार हों, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एटमॉस्फेयर की 4 तहों के नाम लिखें। ये जी लॉन्ग क्वेश्चन भी है, आपको पता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है। इसको प्रिपेयर करवाया जाता है थ्रू आउट, इसको प्रिपेयर करेगा अभी पेपर्स के अंदर क्योंकि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी एटमॉस्फेयर के 4 तहें हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। इनकी टाइप्स और इनके जो टेम्परेचर्स हैं ये सबको आपको लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर मिल जाएंगे। इनको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं क्योंकि इसका जो है वो पूरा क्वेश्चन है, तो आप इसको नामों के साथ साथ उस क्वेश्चन को भी रीड करें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो क्वेश्चन है ग्रीन हाउस असर के माहौल पर 2 असरात लिखें। तो ग्रीन हाउस असर के माहौल पर 2 असरात है कि ज़मीनी आबोहवा तब्दील हो सकती है, पहाड़ों पर बर्फ़ पिघलने से बारिशें ज़्यादा होने के सबब समुद्रों की सतह बुलंद हो जाएगी और साहिली इलाके डूब जाने का खतरा है। अब किस तरह से इस सवाल को समझते हैं हम, ज़मीनी आबोहवा तब्दील हो सकती है। ग्रीन हाउस आपको पता है कि टेम्परेचर जब ज़मीन का बढ़ेगा तो आप जितने जो है वो मौसम जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगी, क्वांटिटीज़ जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगी। गर्मियाँ जो है वो 9 महीने रहना शुरू हो जाएंगी, सर्दियाँ कम होना शुरू हो जाएंगी। तो या सर्दियाँ ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगी, जो टेम्परेचर है वो ज़मीन का वो कम होना शुरू हो जाएगा, यानी हीट कम होना शुरू हो जाएगी। तो जब ग्रीन हाउस की अगर हम खाली बात करें तो ग्रीन हाउस जो है वो ज़मीन का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करने के लिए हम लोग उसको बनाते हैं। तो आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग जो है वो वाकई ज़्यादा हो रही है कि वो जो है ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा। तो गर्मी जो है वो एक्सटेंड कर सकती है। ज़ाहिर है ज़मीनी आबोहवा जब तब्दील होगी तो इंसान उससे ऑटोमेटिकली इफेक्ट होगा। सेकंड वन था जी पहाड़ों पर बर्फ़ पिघलने से जो बारिश ज़्यादा हो रही है, तो कुतुबैन पे जो बर्फ़ है वो पिघल रही है, जो ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघल रहे हैं इस गर्मी की वजह से। अगर वो पिघलेंगे तो वो फ्लड की सूरत इख्तियार करेंगे, सैलाबों की तो सूरत इख्तियार करेंगे। और ज़ाहिर है जो उनके करीब के इलाके हैं, जो साहिली इलाके हैं, वो जो है वो ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस कुदरती वसाइल को महफूज करने के 2 तरीके लिखे। कुदरती वसाइल को महफूज करने के 2 तरीके हैं जी हमारे पास, रिसाइकलिंग है और वसाइल के मुतबादलात की तलाश। वसाइल क्या होते हैं, जो चीज़ें हमें कुदरत की तरफ से प्रोवाइडेड हैं, मिली हुई हैं, वो वसाइल है हमारे। उनके मुतबादलात की तलाश यानी उनके मुतबादिल क्या चीज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो रिसाइकलिंग के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि रिसाइकलिंग जो है वह ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम पुरानी अशिया को इस्तेमाल में लाकर नई चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। तो वसाइल के मुतबादिल हम ऐसी कोई चीज़ इस्तेमाल करें जिसमें कुदरत के वसाइल का कम से कम जो है वो यूज़ हो, और उनके साथ हम मिल के हम अपनी काविशों से कुछ ऐसी चीज़ें बना लें जिसकी वजह से हम जो है वो अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर लें, जबकि हमारे पास वो सेव जो नेचर है वो सेव ही रहे, ठीक है। तो ये हम उसकी मुतबादलात की तलाश कर रहे हैं। जैसे रिसाइकलिंग प्रोसेस है वो भी इसी तरह का काम करता है कि वो भी जो है वो चीज़ों को दोबारा बना के यूटिलाइज़ कराता है, ना कि पहली जो नई चीज़ें हैं वो इस्तेमाल में लाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इस जंगली हयात के 2 फ़ायदे लिखें। जंगली हयात के से खुराक होता है हासिल, हमें इमारती लकड़ी हासिल होती है, अद्वियात हासिल होती हैं। नेक्स्ट वन इस जंगली हयात माहौल के तवाज़ुन को बरकरार रखती है। तो जी ये सारे थे हमारे जी चैप्टर नंबर 6। हमने आज पूरे अपने चैप्टर नंबर 1 से लेकर 6 तक के चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर कवर किया। नेक्स्ट वीडियोस में हम चैप्टर नंबर 10 कह रही हूँ, क्लास नंबर 10 के जो क्लास 10 के हम चैप्टर्स को सॉल्व करेंगे, तमाम एक्सरसाइज को देखेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जे साइंस अकेडमी के पेज को लाइक करें, जे साइंस के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।